नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक तरीके से एक जुबानी जंग तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दोहराया कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी और इंडिया ब्लॉक लोगों की कमाई और संपत्ति पर डाका डालना चाहती है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ना, अगर ये सत्ता में आई, लोगों को आगाह किया इस देश के ताबड़तोड़ रैलियों में, अलीगढ़ से लेके टोंक तक, और आज भी पूरे दिन प्रधानमंत्री जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री करते नजर आए, वो कहते रहे कि ये कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आए तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आपका जो डिब्बा है पैसे वाला, जिसमें आप पैसे इकट्ठा करते हैं, वो पिगी बैंक की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, गुल्लक की बात कर रहे थे। जिस गुल्लक को खाली करवाने का आरोप नोटबंदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष लगाता था, उसी गुल्लक की आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव में कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को है। इससे पहले गुल्लक की बात, मंगलसूत्र की बात, और यही नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आपकी संपत्ति है, इसको अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इसको अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में बांट देगी। ये बयान एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नागवार गुजरा और कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को लेकर इसे हेट स्पीच करार दिया और चुनाव आयोग में शिकायत भी की। कुल मिलाकर लगातार प्रधानमंत्री तुष्टीकरण का वाला वार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण करता है कांग्रेस पार्टी और उनका जो गठबंधन है वो तुष्टीकरण करता है और मुसलमानों की बात करते हैं। तो ये जो बहुसंख्यक हिंदू, ये कहाँ जाए? ये प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में लगातार इस बात को उठा रहे हैं। तो एक तरफ ये बात वो कह रहे हैं कि अधिक बच्चे पैदा करने वालों में ये बांट देगी कांग्रेस पार्टी। अचानक ये कांग्रेस पर तेज हमले प्रधानमंत्री ने शुरू किए। हालांकि बहुत सारे मीडिया में जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये 20 साल से प्रधानमंत्री का ये कोर एरिया है। वो तुष्टीकरण वाला वार, अल्पसंख्यकों को लेकर उनके बयान, ये 20 सालों से चुनाव में इसका इस्तेमाल करते हैं और ये उनका सफल हथियार है, ऐसा वो कहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनावी रुझान आने लगे हैं, लेकिन जो विश्लेषक कहते हैं कि चुनावी रुझान कुछ नहीं आने लगे। आप लोग खुश फहमी मत रहिए, क्योंकि ये 20 साल से इसी कोर एरिया पर वो हमले करके वोट लेते रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे हैं और इस बात को वो बार बार दोहरा रहे हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितना पैसा, आपके पास कितने घर हैं, सरकार इन सब पर कब्जा कर लेगी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देगी। हमारी माताओं बहनों के पास सोना है, स्त्री धन है, ये पवित्र माना जाता है, हम इसे नहीं छीनने देंगे। इस तरह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और चक्रव्यूह, विपक्ष के चक्रव्यूह को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष ने एक ऐसा चक्रव्यूह बिछा दिया है। विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि बीजेपी का नारा 400 पार है, तो अब की बार संविधान परवार। अगर बीजेपी 400 पार तो अब की बार संविधान परवार। ये नैरेटिव विपक्ष नीचे तक गढ़ रहा है और इससे जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो ओबीसी हैं, उनमें एक तरीके से कसमसाहट है। और ये कसमसाहट की रिपोर्ट बीजेपी के रणनीतिकार और आला कमान तक है। इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक मंगलसूत्र से वो कई निशाने कर रहे हैं। वो निशाने हैं इस देश की 47% महिला वोटर, जो 2014 में 26% महिलाओं को वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और 19 आते आते ये 36% हो गया था। इस देश में 26 करोड़ से बढ़कर महिला वोटर 47 करोड़ हो गए।
तो इन 47 करोड़ महिला मतदाताओं को भी मंगलसूत्र के जरिए वो एड्रेस कर रहे हैं। एक निशाना अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाकर वो विपक्ष को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंगलसूत्र की बात करके उन माताओं बहनों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपके मंगलसूत्र के सुरक्षित रहने की गारंटी देता है। चुनाव कुछ अजब दौर में पहुंच रहा है और ये क्या संकेत, क्या संदेश दे रहा है, ये बात बिल्कुल साफ हो रही है। जहां विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे, और संविधान से नुकसान किसको होगा? दलित को, ओबीसी को, आदिवासी को, आरक्षण छीन लेंगे। तो विपक्ष पर हमले के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिस्क्लेमर भी साथ साथ में जारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्यादा बहुमत से हमने संविधान नहीं बदला है, 370 हटाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम आरक्षण नहीं हटाने वाले। तो ये बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं कि हम आरक्षण नहीं हटाने वाले, या वो ये क्यों कह रहे हैं कि बहुमत से हम संविधान नहीं, हम 370 हमने हटाई है, बहुमत संविधान हटाने के लिए नहीं। ये बीजेपी को डिस्क्लेमर क्यों देना पड़ रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे चुनावी जो एक तरीके से नित नए रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे लाइन पकड़ ली है कि अब विपक्ष को तुष्टिकरण वाले वार से घेरना है। तो मंथन में भी यही एक बार फिर तुष्टिकरण वाला वार। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है। फिर एक बार तुष्टिकरण वाला वार। लगातार 20 साल से बार बार ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये अचूक हथियार है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री तो देश का होता है, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब भी 20 साल पहले, 25 साल पहले यही वार करते थे वो चुनाव में, और भाजपा की नैया पार। 2014 में भी लोग भले ही कहें भ्रष्टाचार पर वार, लेकिन मुख्य जो हथियार था वो भी तुष्टिकरण वाला ही था। और लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी देश में सब कुछ मुसलमानों को बांटे दे रही है, मोदी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस पर रोक लगेगी, और इस बिना पर प्रचंड बहुमत मिला। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इस देश की सरकार ने दिया। राष्ट्रवाद के नाम पर, काम के नाम पर बहुत सारे कारण हैं। एक बार फिर आजमाया हुआ हथियार बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला फंस गया है। और मामला यह है कि जो विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ रहा है कि अगर ये 400 पार आ गए तो रूस और चाइना की तरह वन पार्टी डेमोक्रेसी लागू कर देंगे, सब कुछ खत्म, जो चाहेंगे वही करेंगे। ये बात बार बार विपक्ष ये नीचे तक समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, जबकि मैं देख रहा था कि 19 में विपक्ष यही कह रहा था लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, इस बार भी कह रहा है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। सारी संवैधानिक संस्थाएं, लोकतंत्र खतरे में है, ये दोबारा आ जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन जो संविधान बदलने का नैरेटिव नीचे तक पहुंच रहा है वो दिक्कत तलब है। इस देश में 15-16% दलितों की आबादी है, 4-5% बल्कि 8% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, ओबीसी बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये जो मतदाता है उसको एक तरीके से उसमें कसमसाहट है, और ये बीजेपी को भली भांति पता है कि अगर ये कसमसा कर इधर उधर पलट गए तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए अब तुष्टिकरण वाला वार और 400 पार का मकसद भी अब बीजेपी समझा रही है। राहुल और मोदी आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहते हैं, सुनिए।
2014 से पहले करीब सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं। मैं गरीबी को जी करके आया हूं। जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है ना, वो मैंने भी झेली है। आज देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया, और कांग्रेस देखिए उनका भी विरोध किया। भाजपा ने देश को पहली आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। अब मुझे बताइए, इसमें कांग्रेस का क्या जाता था भाई? कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस ने साथ देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बन रही थी, उनका भी विरोध किया और जीत गई तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान भी किया। मैंने आंकड़े निकाले, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है। आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं। सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा हैं, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी अपने तरीके से लोगों को समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, इनका विरोध किया कांग्रेस ने। वो तो हमेशा से दलित और आदिवासी विरोधी रही है। बार बार इस बात को, ये बात बार बार इसलिए कही जाती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है कि ये आपके हक छीन रहे हैं, आपका वो एक तरीके से आपका जो हक हकूक छीनेंगे, और उसके अलावा ये आपका हक नहीं दे रहे हैं, जनगणना नहीं करा रहे हैं, जाति जनगणना, इस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है। मंगलसूत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने जो एक तीर से कई निशाने किए, और उसका पलटवार अखिलेश यादव ने किया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो सुनिए। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है,
इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव वार पलटवार वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में बांट देंगे, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक है, और यही हेट स्पीच के दायरे में आएगी, ऐसा कांग्रेस ने कहा। इसकी शिकायत भी की है। मंगलसूत्र जिसको लेकर बहुत चर्चा है, वो जरा सुना जाए कि प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को लेकर क्या लोगों से कहा है, कैसे अपनी बात आम मतदाता तक पहुंचाने की कोशिश की है, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। ये जो लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। जब तक देश का संविधान सुरक्षित नहीं होगा, किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकाल। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के हिफाजत के लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो खड़गे जी दलितों, शोषितों, पीड़ितों का आह्वान कर रहे हैं कि भाई क्या आप संविधान बदलवाना चाहते हैं। एक अलग तरीके का पेचीदा मसला फंसा है। चुनाव में बीजेपी एक तरफ डिफेंस कर रही है और अटैक भी कर रही है ज़बरदस्त तरीके से। हमारे साथ मंथन में मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। कुंवर जपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शैलेश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद। सचिन सिरोहा समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर महेंद्र निषाद हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद।
इस देश की जानी मानी पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मौली सेठ जी भी हमारे साथ जुड़ गई। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। और राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत शैलेश सिंह से ही करते हैं। शैलेश सिंह, आप लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र बनाया है कि आपने उसको कोई वसूली का बाकायदे प्रपत्र तैयार कर रखा है कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप वसूली करेंगे, स्त्री धन आप छीन लेंगे, आप संपत्ति जो आपने जो आर्थिक सर्वे की बात कही वो आर्थिक सर्वे कराकर जो संपत्ति होगी घर मकान लोगों को छीन लेंगे। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं जो बाकायदे लोगों का धन छीन लेगी, स्त्री धन छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन लेगी। मतलब गजब घोषणा पत्र है आप लोगों का। और ये सब जो बहुसंख्यक लोग इस देश के कहाँ जाएंगे जब सारी चीज़ें आप अल्पसंख्यकों को ही बांट देंगे। प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं और बार बार आप लोग ये भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि संविधान बदल दिया जाएगा। अमित शाह जी ने आज बहुत विनम्रता से कहा है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, हमने बहुमत मांगा है, 370 बदलने का बदल दिया। संविधान बदलने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए थोड़ी हमने कहा है। आप लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। शैलेश सिंह, सभी को नमस्कार। ऐसा है कि ये 400 पार की कहानी जब 150 तक सीमित हो गई है, तब ये हताशा में दिया हुआ बयान है और 100 में 90 बात झूठ बोलने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री ये अपनी बात को रखते हैं। शैलेश सिंह रोक रहा हूं। शैलेश सिंह, आप रुकिए। सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि अपना माइक बंद कर लें, क्योंकि ये चर्चा बहुत अच्छे मोड में हम लोग करते हैं, बीच बीच में अलग तरीके की आवाजें आती हैं तो डिस्टर्बेंस होता है बाकी साथियों को। शैलेश सिंह कंटिन्यू करिए, बोलिए। ये हताशा साफ नजर आ रहा है कि जहां 400 पार की बात हो रही थी वहां 150 की संख्या में जब सीमित होने लगे और पहले चरण में जाकर के दिखने लगा कि यह 150 तक सीमित हो जाएंगे, उस हताशा में प्रधानमंत्री मंच पर चढ़कर 100 में 90 बात झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैनिफेस्टो में हम लोगों ने ऐसी बात लिखी है, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी हिंदू मुस्लिम किसी का जिक्र नहीं है, हम सर्वधर्म और सब समाज की बात करते हैं और सभी को बराबर हक देने की बात करते हैं। मैं इसमें आपसे थोड़ा सा अनुमति चाहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जाके माइनॉरिटी की बात कही थी और जाकर के ये सरासर झूठ बात थी। उसमें उन्होंने आदिवासी, दलित, ओबीसी और सभी वर्ग की बात की थी और उसमें माइनॉरिटी का नाम लिया था। जिस तरह से आलू से चिप्स बनाने वाली बात को जाकर के राहुल गांधी पर चिपका दिया गया, उसी तरह से मंच पर जाकर के चढ़ के ये सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं। इतिहास ने कभी भी, भारत के इतिहास ने इतना झूठा प्रधानमंत्री और इतने जुमलेबाज ये भी प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग हनुमान जी का, आज हनुमान जयंती भी है तो आज उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी की गदा लिए हुए कई उसमें रैलियों में थे, वो कह रहे हैं आप लोग हनुमान चालीसा का अपमान करते हैं, राम को मानते नहीं है। और एक बहुत गंभीर आरोप है कि आप माताओं बहनों के गुल्लक को स्कैन करके उनके गुल्लक भी आप छीन लेंगे। मतलब अनगिनत आरोप। कैसे लड़ोगे चुनाव भाई शैलेश सिंह? ये बातें आई थी, मंगलसूत्र वाली बातें भी कही थी, जबकि हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और हम लोगों ने कहा है कि जो ये अडानी को पैसा बांट रहे हैं, जो अपने दोस्त उद्योगपतियों को पैसा बांट रहे हैं, वो हम आम जनता को पैसा बांटेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में ये बात लिखी है और ये जस्ट उनका उल्टा बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठा बयानबाजी करते हैं कि जाकर के हम लोग मंगलसूत्र छीनने का काम कर रहे हैं। अरे आप एक अच्छे गरिमामय पद पे रहें, सच बात रखिए, सच का साथ दीजिए और एक अपना ये पेश कीजिए, छवि पेश कीजिए कि हाँ भाई हमने इस तरह के प्रधानमंत्री है जो बोलते हैं। आपको चिपका दिया प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है प्रधानमंत्री है, मुझे लगता है आपकी पार्टी, आपके नेता को चिपका दिया उन्होंने कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। चला था हनुमान जी, उस तरह से इस 24 के इलेक्शन में भी गदा चलेगा हनुमान जी पर और इन भाजपाइयों को हनुमान जी का गदा से पिटाई होगी और ये लोग 150 पे ही रुक जाएंगे। चलिए, अब आप, हमको लगता है आप ज्यादा खुशफहमी में हैं आप लोग। कुंवर जपेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत गजब की बातें कही इधर 3-4 दिन के अंदर, और उनकी एक स्पीच जो कह रहे हैं कि मुसलमानों में बांट देंगे,
क्या एक बहुत संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, वो भी चुनाव के वक्त? ऐसा करना चाहिए क्या उन्हें? और वो गुल्लक की बात कर रहे हैं कि गुल्लक पे नजर है। जब नोटबंदी उन्होंने की थी तब गुल्लक से पैसा बहनों का नहीं निकला था, तब वो स्त्री धन नहीं था। कुंवर जपेंद्र, सवाल तुष्टीकरण की राजनीति का है और सच बहुत कड़वा होता है। वो चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, समाज के किसी भी क्षेत्र में सच अगर बोला जाता है तो डेफिनेटली सच में मिठास नहीं होती, सच में कड़वाहट होती है। आप ये बताइए, आज प्रधानमंत्री जी ने अगर एक मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करा तो क्या इस मुस्लिम शब्द को लेकर कांग्रेस ने आजादी से पहले और आजादी के बाद 76 वर्षों तक जब जब कांग्रेस का शासन रहा, क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी? क्या मुस्लिम्स को वोट बैंक बनाकर इस देश के संविधान को कमजोर करने का प्रयास नहीं करा? आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र तो आप 76 सालों से बचाते आ रहे हैं। और उससे पहले जब ब्रिटानिया हुकूमत ने आपको पावर ट्रांसफर करा था, क्या हुआ था देश में? तो सच्चाइयां सबके सामने हैं। अगर हम सच्चाइयों की बात करें तो वो कड़वाहट लिए हुए होती हैं, और वो कड़वाहट इसलिए निकलकर बाहर आनी आवश्यक होती है कि ये वो देश है जिस देश में आजादी के 76 वर्षों के बाद आज एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो देश को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। कि भाई ये देश में ये 4 जातियां हैं और इन 4 जातियों के विकास को लेकर हम संजीदा हैं। और 76 वर्षों से, आजादी के 76 वर्ष हो गए, और उसके बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्र ही बना हुआ है। तो इसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें जात पात से बाहर निकलकर एक एजेंडे के ऊपर समान रूप से काम करना होगा। लेकिन नहीं, कांग्रेस को जात पात से प्रेम है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर हुआ था ना। देश को बांटो, फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी? तो जिन लोगों की हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति रही है और वही कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है, तो ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का इस्तेमाल करा, उसे अनच्छे नहीं कहना चाहिए। 2019 के चुनाव हम बीच में नहीं बोले, प्लीज, हम बीच में नहीं। अभी शैलेश सिंह उनको बोलने दीजिए, उन्होंने आपको नहीं टोका। 2 घंटे हम सुन रहे थे। अगर हमने सुनने की क्षमता है तो आप लोग भी सुनने की क्षमता रखिए। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से काम कर रही है, 10 साल से बोलने लग गई और आप लोग एक्सपोज होने लगे और आप लोग अपना आपा खोने लग जाते हैं। प्लीज, हम बीच में नहीं टोकते हैं। आपको जितनी आलोचना करनी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की करिए, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर हम में दमखम होगा, हमारी विचारधारा में दम होगा, हमारी नीतियों में दम होगा, तो हम निश्चित तौर पर आपको जवाब देंगे। तो 800 वर्षों की गुलामी जिस देश ने झेली हो, जात पात क्षेत्रवाद में पटकर झेली, जौहर हुए हैं, स्त्रियों ने अपने आप को अगन भेंट कर दिया हो, तो आप उस देश में कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, लोकतंत्र बचाने की बात करती है। ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ अगर हम जाने लगे ना, तो आप हमसे 12 घंटे बुलवा लीजिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। आप लोगों के पास इतिहास है, मैं मानता हूं लंबा इतिहास है, और आपका जो बातचीत है वो इतिहास में ही आप लोग ज्यादा बोलते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। वर्तमान में मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं चूंकि मुझे ब्रेक लेना है। एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के पार मुझे लगता है चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ये आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है। फिर एक बार तुष्टीकरण वाला वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं कि वो तुष्टीकरण करते हैं। प्रधानमंत्री ने आगाह किया इस देश की जनता को कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और इस संपत्ति जब्त करके वो मुसलमानों में बांट देगी। ये आरोप
जो लगा है, इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गई है और इसे हेट स्पीच करार देने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने स्त्री धन की बात की कि कांग्रेस पार्टी स्त्री धन छीन लेगी। शहजादे लगातार जो कह रहे हैं, इस बात को लेकर उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा किया। महिलाओं की जो पिगी बैंक है, जो वो गुल्लक रखती हैं घर में, अब पता नहीं रखती हैं कि नहीं रखती हैं आजकल, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि उसका भी स्कैन होगा कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितनी बचत कर रखी है। बहुत सारी इस तरह चीज़ें हैं। 47 करोड़ मतदाताओं को भी प्रधानमंत्री ने अपने इस संदेश के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की और बीजेपी को लगातार महिला वोटर ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, लगातार 14 से लेकर अब तक। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मौली सेठ जी जुड़ी हुई हैं। मौली जी, प्रधानमंत्री ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हैं विपक्ष पर और ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी को। एक तो पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि भाई कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत। अभी भी कहा जा रहा है कि भाई 40 नहीं आएंगे तुम्हारे, और 400 पार बीजेपी और कांग्रेस 40। लेकिन अब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई, अगर ये सत्ता में आए, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है या बीजेपी को भी लग रहा है क्या कि इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं, जो भी आप कहिए, क्या बन रही हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा? फिर चूंकि आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, आप लेकिन एक महिला होने के नाते बहुत संवेदनशील तरीके से आप सोचती भी हैं और महिला अधिकारों के लिए आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कलम से भी और अपने आंदोलनों के जरिए भी। ये जो स्त्री धन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भाई ये आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा। एक नारी का जो मंगलसूत्र है वो मुझे लगता है जान से प्यारा होता है, और उसके छीनने की बात कर रहे हैं। फिर वो गुल्लक तक भी गए प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि भाई वो जो डिब्बा होता पैसा रखने का, डिब्बा शब्द पर उन्होंने प्रयोग किया, उसको भी स्कैन करेंगे। और कांग्रेस को उन्होंने कहा अर्बन नक्सली हैं ये आपका पैसा, आपका मकान सब छीन लेंगे और ये बांट देंगे मुसलमानों में। तो मंगलसूत्र, गुल्लक, इन मुद्दों को एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देख रही हैं, एक विश्लेषक होने के नाते, एक बहुत ही गंभीर पत्रकार होने के नाते? मौली जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज आपको कहूंगी कि अगर संवेदनशीलता ना हो तो जब संवेदनशीलता का दिखावा होने लगता है तो वो कुछ ऐसा ही बहुत भोतरा सा, बहुत आघात पहुंचाने वाला होने लगता है। वर्तमान दौर में जो चुनाव, जो रुझान, जो लोगों की प्रतिक्रिया, वोट देने के लिए जो अवेयरनेस है, उस पर बात करूं तो पिछले कई चुनावों से मुझे कभी भी बहुत लंबे अरसे से बहुत दुखद उसके साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जनता का दावा किया जाता है कि जनता सब देख रही है, पता नहीं क्यों वो सिर्फ आंख बंद कर कर एक ही दिशा में देख रही है, और वो दिशा है सांप्रदायिक दिशा। और वोटिंग जो है वो लगातार मुद्दों से इतर इन चीजों पर हो रही। रही बात ये गुल्लक स्कैन होना, ये मंगलसूत्र छिन जाना, ये बिल्कुल वैसा ही मजाकिया सा लगता है जैसे बादलों के बीच से रडार नहीं मिलता, जैसे 2000 के नोट में चिप आ जाएगी। इस तरह की बातें लोग करते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञों के लिए, नेताओं के लिए दरअसल शिक्षा कोई पैमाना नहीं है कि आप कम से कम ग्रेजुएट तो हो, ऐसा कोई शर्त नहीं है राजनीति में उतरने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। तो इसके चलते इस तरह के बहुत बयान और इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। अभी अभी बहुत सारी बातें गिनाई जा रही थी। एक तो मैं इस बात से परेशान हो गई हूं कि जिस राजनीतिक दल को आप हाशिए पे मान चुके हैं, आपके उदाहरणों में हमेशा वो क्यों आता है? हम पिछले 14 सालों में ये मान चुके हैं कि किसी और राजनीतिक दल का कोई भविष्य नहीं। हमें ये विश्वास दिलाया गया है।
फिर हमें वहां से उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? दूसरी चीज, आप बात करते हैं महिला के लिए, क्या हमारी कुश्ती लड़ने वाली पहलवान महिलाएं नहीं थी? क्या हुआ? महिलाओं के साथ निरंतर बढ़ते अपराध, क्या हो रहा है उस पे? एक और चीज सामने आती है, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको बराबर मान रहे हैं, फिर भी कभी खाने के नाम पे, कभी उनकी वैवाहिक व्यवस्थाओं के नाम पे सारे विरोधी कानून, सारी विरोधी बातें वहां क्यों हो रही है? और अगर आप उसके पक्षधर नहीं है तो रोक लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मनमोहन सिंह एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे, हमने भी मान लिया, बहुत पहले ही मान लिया था, लगातार वोट दे रहे हैं दूसरी पार्टी को। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो पूरा का पूरा 3-3 सत्र गुजार देता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, बोलता बहुत है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे? और मैं किसी पार्टी या उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि हम मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? हम इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों में उलझ के, अभी भी अगर आप डिबेट को फ्री छोड़ दें, हर राजनीतिक दल का प्रवक्ता एक दूसरे पे लांछन लगाता नजर आएगा, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अजीब केओस है इस देश में। हम लोकसभा के चुनावों में बात कर रहे हैं कि 70 साल पहले क्या हुआ था। अरे जब हम आजाद हुए थे उस समय की परिस्थितियां क्या है? नहीं, 800 साल जाइए, 70 नहीं रोमी मौली जी, 800 साल। कब गुलाम रहे हम? 800 साल गुलामी, हाँ, 800 साल की गुलामी इसलिए नहीं आई थी कि खिलजी आ गया था। जौहर की प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी, तो किस बात को हम वो कर रहे हैं? और हम कहते हैं कि हमारा इतिहास की जब आप बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान मुगलों से नहीं लड़ा, पृथ्वीराज चौहान की मदद करने हुमायूं आया था किसी और से युद्ध करने के लिए। तो आप किसके विरोधी हैं? पहले ये तो पता कीजिए। कहने के लिए जुमले उछाल देना, एक दूसरे पे आरोप लगा देना, इस देश के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं फील्ड में हूं, मैं जानती हूं, रोजगार नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, मूलभूत चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि इस देश में मुसलमान होगा या नहीं होगा? क्या मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी? 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? हिंदुओं के लिए को कम दाम देना पड़ रहा है? नहीं ना। ठीक है मौली जी मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं जरा कुंवर जप्पेन से जवाब लेता हूँ। बताइए भाई, क्या अलग अलग सिलेंडर, अलग अलग कीमत और बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जरा संक्षिप्त में दीजिएगा जवाब, मुझे और भी लोगों से बात करनी है, बोलिए। देखिए, देश आज राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चेतना के बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है, और राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन, हम जितने भी डिबेटर्स बैठे हैं, हम किसी दिन इस पे चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन का भारत की संस्कृति और भारत की राजनीति से क्या संबंध रहा है, और भविष्य की योजनाओं के लिए इस पे क्या चीज आवश्यक है, ये तो अपना अपना थॉट प्रोसेस है। और जिन लोगों को देश और देशवासियों की चिंता है, देश के भविष्य की चिंता है, वो इसकी अहमियत को समझते हैं। बाकी राजनीति तो इस देश में होती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति भी होती आई है। ठीक है, बात तुष्टीकरण पे ही है, तुष्टीकरण पे। डॉक्टर महेंद्र निषाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये सब तुष्टीकरण, मंगलसूत्र छीन के बट जाएगा, मकान बट जाएगा, उसमें दलित, शोषित, पीड़ित सबका मकान छीनेगा, वो भी कह रहे हैं। और लगातार हम आज देख रहे हैं कि आज
गियर 2 भी लगा है। पहला गियर तो प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन से लगा रखा है और लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरा गियर उन्होंने आज लगाया है, वो डिस्क्लेमर का है। बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि संविधान बदल जाएगा इस देश का, 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। खड़गे जी को भी मैंने सुना है, वो भी कह रहे हैं कि बदल देंगे। ये नैरेटिव विपक्ष जो सेट कर रहा है नीचे, आज प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी कहा कि हम आरक्षण नहीं हटाने वाले। अमित शाह ने कहा कि जो ये बहुमत हम मांग रहे हैं या जो हमारा बहुमत था वो 370 हटाने के लिए था, संविधान बदलने के लिए नहीं। डॉक्टर निषाद सभी को नमस्कार। दुर्गेश जी एक बात ये कहा जा सकता है यहाँ पे कि जिसको जितना बड़ा माइक मिल गया है और जिसको जितना बड़ा स्पेस मिल गया है वो उसी दायरे तक सोच रहा है। ये राजनीति हो रही है, यहाँ सत्ता की बात हो रही है, यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा है। मैं तो आश्चर्य में हूं, जिस देश 140 करोड़ भारतीयों जनसंख्या वाले हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जैसा महसूस हो रहा है कि किसी पंडाल में कुछ लोगों को बुला करके एक प्रवचन बोला जा रहा है। ये बताइए कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो के आधार पर जो डिस्कशन चल रहा है उसमें जितनी भी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उसमें एक भी चीज उससे मैच नहीं खा रहा है। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, आप 2047 की बात कर रहे हैं। कहां है, कौन सी दुनिया में? ये कोई प्रवचन नहीं है। इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, ये समझ रही है कि कल हमारे बच्चे का फीस कैसे हमने जमा करना है। कल हमारी बिटिया अगर ग्रेजुएशन कर ले रही है, पढ़ाई कर ले रही है, तो उसके जॉब के लिए, उसके वैकेंसी के लिए क्या है, क्या आधार है। ऐसा तो मैं तो आश्चर्य हो रहा हूं जैसे कि कोई धर्म के अनुयायी, जैसे जिस तरह से मान लीजिए कोई किसी धर्म को मानता है, चाहे जो कोई संत। डॉक्टर साहब अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब कोई व्यक्ति अगर सांस्कृतिक चेतना जगा रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? राष्ट्रीय चेतना वो जगा रहे हैं, सांस्कृतिक चेतना वो जगा रहे हैं। धर्म हम भी हिंदू हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, हम भी एक संस्कृति से, इसी हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं। वो हमारा आस्था, वो हमारे अपने जगह पे, हमारे घर से लेकर के हमारे मंदिरों तक है। ये राजनीति है। राजनीति में अगर मुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहेगा और मुझे ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे पास कोई पावर है, तो फिर ये संविधान से रिलेटेड अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी बोलना क्या चाहते हैं इस देश की जनता को? हम तो आश्चर्य में हैं। उनको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और उनको बहुत सारे अनुयायी हो गए हैं। बताते हैं विश्व की और भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं 15 साल काम किया हूं भारतीय जनता पार्टी में, और हम ऐसे वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर के गए हैं जो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा समूह है मछुआरा समाज। दावे के साथ मैं कहता हूं कि जो 40,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट लाया था मछुआरों के लिए, प्रधानमंत्री जी केवल 500 लोगों का नाम बता दें कि हमने 500 लोगों को सुविधा दिया। 500 मछुआरों की बात कर रहा हूं जनाब। यही उत्तर प्रदेश की बात है। मत्स्य मंत्रालय अलग कराया गया, 25 करोड़ का बजट मांगा गया। उसमें आज तक डॉक्टर संजय निषाद लेटर लेकर के घूम रहे हैं कि आज दे दो, कल दे दो, कल दे दो। खाता तक नहीं खुला था। अब क्या बात कर रहे हैं? कहां लेकर के जा रहे हैं देश को? वो आगाह कर रहे हैं, यहां तक पहुंचा डॉक्टर निषाद वो आगाह कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, संपत्ति छिन जाएगी। तो उनका तो धन्यवाद करना चाहिए इस देश की जनता का। इस देश की जनता धन्यवाद करे प्रधानमंत्री जी का कि वो आगाह कर रहे हैं कि लुटेरों की सरकार आने वाली है। साहब, जो बटुआ में, जो खोना में, जो क्या कहते हैं, बर्तन में, जो अनाज में, आटा में, गेहूं में हमारी माताएं बहनें 100, 200, 500, 1000, 2000 पहले बचा करके रखी थी, वो तो उन्होंने 2016 में ले लिया। रही बात मंगलसूत्र की बात जो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए इतने बड़े व्यक्तित्व को
जिसको भारत क्या विश्व में भी लोग मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री, ये अच्छा ओरेटर है, अच्छा वक्ता है, ऐसे व्यक्तित्व को महिलाओं के गले तक तो कभी नहीं पहुंचना चाहिए। ये मतलब एक आम आदमी समझ कर, आम आदमी भाई वो कह रहे हैं माताएं बहनें हैं, उनका रक्षा कवच हैं। अगर वो अपनी माताओं बहनों की चिंता ना करें, आपके मुताबिक प्रधानमंत्री डॉक्टर निषाद, माताओं बहनों की चिंता ना करें, वो उनके गुल्लक की वो चिंता ना करें। आप कह रहे हो 2016 में पैसे निकाल लिए, तो 16 से अब तक गुल्लक फिर भरी होगी ना, तो उसकी तो चिंता करें वो ना। दुर्गेश जी, उनके जो हमारी माताएं हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके पति के लिए जॉब वैकेंसी ये कहाँ है? आप बता दीजिए ना। इतने साल में 10 साल का समय हो गया, कितने भाइयों को जॉब दिया गया? कितने ऐसे लोग, ऐसे माताएं हैं जिनके पति अपने बजट में, जो आम नागरिक है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, कौन से ऐसा ग्रोथ कर गया जो अडानी के पैरेलल में उनका 1.5 गुना 2 गुना और 100 गुना 150 गुना उनका बजट बढ़ गया। ठीक है डॉक्टर निषाद, मैं आता हूं आपके पास। चर्चा में राघवेंद्र राजू को शामिल करते हैं। राघवेंद्र राजू, लगातार प्रधानमंत्री जी आगाह कर रहे हैं कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ कर रहे हैं, अभी वो इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जो कहते हैं, उसकी बजाय उनका सारा फोकस कांग्रेस पार्टी पर है। और वो उत्तर प्रदेश के रैलियों में, अलीगढ़ की रैलियों में कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस का वहां संगठन भी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस बिल्कुल मृतप्राय स्थिति में है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लग रहा है राघवेंद्र राजू, अगर अलीगढ़ में प्रधानमंत्री कहें कि मंगलसूत्र छिन जाएगा और ताला लग जाएगा, तो क्या इसे कहा जाएगा? फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति नहीं है। दुर्गेंद्र जी, 1940 के बाद जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अंग्रेज जो करते थे कि राजनीति में फूट डालो और राज करो, और यह भी बात सच है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अलीगढ़ में, जहां पर ताला बनता है, हरिसन ताला बड़ा फेमस है वहां अलीगढ़ का, तो उन्होंने कहा कि सत्ता की चाबी दोनों शहजादों को नहीं मिल रही है। तो यह निश्चित तौर पर है कि उनको लग रहा है कि जो समीकरण बन रहा है और जुगाड़ टेक्नोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग के जो फार्मूला नए नए बन रहे हैं, अभी हमारी मौली सेठ जी कह रही थी महिलाओं के बारे में, जो मूलभूत मुद्दे हैं, CIDS की जो रिपोर्ट थी, आपने देखा हो कोई भी मीडिया या कोई भी बड़ा चैनल उसको नहीं दिखा रहा है कि क्या है वो रिपोर्ट। अभी जो लेटेस्ट आई थी, कुछ चैनल्स ने जिक्र किया लेकिन दिखाया नहीं। दुर्गेंद्र जी, सत्ता पाने में अगर आपने देखा हो कि लगातार वोट लेने के लिए धर्म आधारित राजनीति ऐसी होती जा रही है कि कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। जो बोल रहा है सत्ता पक्ष में चाहे वो हो, और जो विपक्ष में है वो हो, सबको अपनी अपनी चाहत है। आप देख नहीं रहे देश में दलगत राजनीति कहां चली गई? जिस दलगत कानून को बनाया गया कि आज उसकी क्या हालात है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आपने देखा हो जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई गई, लेकिन उस हटाने के बाद आपने देखा होगा पूर्व DGP थे SP वैद साहब, उन्होंने लिखा था क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया? क्या जो उन्होंने बताया था कि ये सब चीजें हट जाएंगी और यहां पर सरकार का शीघ्र गठन हो जाएगा, क्या हो गया? अब आप बार बार कह रहे हैं नहीं चुनाव होगा। हमारा कहने का तात्पर्य है कि राघवेंद्र जी एक बार और मौका दीजिए ना। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री सब ठीक कर देंगे, इस बार 400 पार सब ठीक हो जाएगा। पर यह है कि जो आज जो बात हमारी बहन ने कही, और महेंद्र जी की भी बात सही है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे हैं तो तुष्टीकरण या संतुष्टीकरण, और एक जगह प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि तुष्टीकरण या तृप्तिकरण। आप देख लीजिएगा साउथ में वो बोले थे, और यही बात अगर राजकोट में उनके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, आज जो पूरे देश भर में राजपूत आंदोलित है, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। अरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय VP सिंह जी स्वर्गीय हमारे बीच नहीं है। 10 साल से जो बंद पड़ी थी मंडल कमीशन की फाइल, दुर्गेंद्र जी उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया, और लागू करने के बाद वो गेम चेंजर बने। और जिस तरीके से राजनीति में आपने वो दौर देखा है कि मंडल कमंडल को लेकर के कितना संघर्ष चला,
आज कोई बीपी सिंह को क्या याद करता है? कहां उनको जो है आप बीपी सिंह की कहां चर्चा हो रही है? कहीं कोई नाम लेने वाला है? कोई राजनीतिक दल? और सही बात यह है। अच्छा, एक सवाल और है राघवेंद्र जी, बस अब बीपी सिंह को तो खैर वास्तव में कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग तो उनका धन्यवाद करेंगे ही। एक सवाल और, बड़ा महत्वपूर्ण बात अभी कुंवर जपेंद्र ने कही, वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं भाई पास्ट की बात करें, हम 800 साल की जो बात हम क्यों नहीं करें, क्योंकि सांस्कृतिक जो जिसको विरासत में जो कुछ हमने झेला है उसकी बात तो हम करेंगे, सांस्कृतिक चेतना हम लाएंगे। महिलाएं तब जौहर कर रही थी और तमाम उनको मजबूर होना पड़ रहा था। और गुजरात में अभी रूपाला जी के टिकट को लेकर हमें खबर आई थी, आप ही बता रहे थे कि वहां भी महिलाएं जौहर करने को तैयार थी। तो क्या ऐसे हालात अभी भी हैं क्या राघवेंद्र जी? दुर्गेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। लगातार जो है पूरे देश में अभी भी चल रहे हैं, जो आंदोलन है आज भी खड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुषों को लेकर के जो सियासत हुई है, यह मौजूदा समय में हुई दुर्गेंद्र जी, कि अनंगपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान और तमाम जो महापुरुषों को जातियों में जोड़ने का काम हुआ। हमारे किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व ने केवल वोट की राजनीति कि कहीं हमारा वोट खराब ना हो जाए, उन्होंने कोई भी आकर के सही इतिहास को कहां प्रस्तुत किया? नहीं बीजेपी, नहीं राघवेंद्र जी मैं रोक रहा हूं आपको, रोक रहा हूं। इसी भाई इन्हीं महापुरुषों को जिनको याद नहीं किया गया आज तक आजादी के बाद, बीजेपी उन्हों को तो याद करती है, उन्हीं को तो याद करती है ना। गलत क्या कर रही वो? बात यह नहीं है दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से आपने देखा हो, चाहे रामायण हो चाहे हनुमान चालीसा हो, आज हनुमान जयंती का दिन है, देवी देवताओं पर टिप्पणी हो, राजनीतिक दलों के पास क्या यही मुद्दे रह गए थे? आज जो स्थिति है कि भाई आज बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, आज हमारी जो महंगाई है वो कहां पहुंच गई है, आज जो बात हो रही है कि भाई ठीक है राघवेंद्र जी रोक रहा हूं, अब ज्यादा समय नहीं मेरे पास, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता सचिन सिरोहा काफी देर से जुड़े, मैं उनको ले नहीं पाया, माफी के साथ में सचिन सिरोहा आ रहा हूं आपके पास। ये आप लोगों ने ये क्या नया सिस्टम शुरू किया है कि भाई संविधान बदल जाएगा, नीचे लोगों को आप लोग भड़का रहे हैं कि भाई ये जो संविधान छीन लेंगे, 400 पार आएंगे, आपका हक छीन लेंगे, हकूक छीन लेंगे। सचिन सिरोहा, ये दुर्गेंद्र जी आप सब लोग जानते हैं 10 सालों से इस देश को जुमले में फंसा के रखा है इन लोगों ने। आज मोदी जी का एक बयान है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। उनका अमित शाह जी का एक बयान है कि हम मुस्लिमों का जो 4% आरक्षण है वो लेके दूसरे दलित समाज के लोगों को दे देंगे। आखिर चुनाव हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जिन्ना इन्हीं मुद्दों पे क्यों ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये कभी किसान की बात नहीं करते, युवा की बात नहीं करते, बेरोजगार की बात नहीं करते। तो ये इन लोगों को सिवाय इस देश को बांटने के अलावा इनके पास और कोई मुद्दे नहीं। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको। कुंवर जपेंद्र 20 सेकंड में आपको दूंगा, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। कुंवर जपेंद्र, देश के प्रधानमंत्री ने देश को 4 वर्गों में बांटा है और उसका खुला ऐलान किया है, महिला, युवा, बेरोजगार और किसान। और भविष्य की योजनाएं और भविष्य की नीतियां इन्हीं 4 वर्गों को केंद्र में रखकर बनाई जा रही हैं। और एक विकसित भारत की जो नींव डालने की शुरुआत है उसमें सभी समाहित हैं। और जिन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है वो पहले भी एक्सपोज हुए हैं और आने वाले समय में भी एक्सपोज होते रहेंगे। जब चुनावी नतीजे आएंगे तो हम सबके सामने होंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी और इसलिए ठीक है। शैलेश सिंह 5 सेकंड, शैलेश सिंह जल्दी से। देखिए, संविधान बदलने की बात भाजपा ने स्वयं रखी है कि हमें 400 सीट दे दो और हम संविधान में बदलाव करेंगे। ये बात खुद भाजपा ने रखी है, ये बात कांग्रेस ने नहीं कही है। और उनकी बात को ही हम लोग कह रहे हैं। आज सूरत में क्या हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है। आज चंडीगढ़ में क्या हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है। आप लोग भी 29 बार निर्विरोध चुने गए हो इस देश में। वो एक बार चुन गए तो आपको दिक्कत हो रही, 29 बार आप लोग चुने गए हो इस देश में निर्विरोध। क्या बात कर रहे हो? जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, आपका आदमी डिफाल्टर निकल गया, कांग्रेस का आदमी डिफाल्टर निकल गया, बीजेपी पे क्यों कह रहे हो मेरे भाई शैलेश भाई? डॉक्टर निषाद एक छोटी सी टिप्पणी। डॉक्टर निषाद, 400 पार बाकी है,
मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पश्चिमांचल तक जो आपकी आवाज नहीं मिल रही, माफी के साथ में मैं आपको नहीं ले पाऊंगा डॉक्टर निषाद, मैं नहीं ले सकता आपको, चूंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। मौली जी, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी, क्या महिलाओं को डरना चाहिए कि उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा? क्या इस आम देश के नागरिक को डरना चाहिए, या फिर ये डराने वाली पॉलिटिक्स है दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी वाला गठबंधन हो और चाहे इंडिया वाला गठबंधन हो? वो कह रहे आरक्षण छिन जाएगा, डरो, वो कह रहे मुसलमानों को बांट देंगे, डरो। डराव वाली पॉलिटिक्स है क्या ये फिर? जी, शुद्ध रूप से डराने वाली राजनीति चल रही है, और जो बात की जा रही है मैं उसी की बात करूंगी जो अभी मुद्दे उठाए गए। महिलाओं का मंगलसूत्र इस महंगाई में यूं भी नहीं बचेगा, पार्टी कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है। बढ़ती महंगाई में मंगलसूत्र की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। घर चलाना है, बच्चों को खिलाना है तो बिक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा महिलाओं के लिए आप एक बिल लाए थे जिसका शोर बहुत मचा था, उसका क्या अंजाम हुआ? 370 के बाद किसने कश्मीर जाके देखा कि वहां पर कितने मदरसे और खुल गए हैं और वहां कितने कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं? कोई जवाब नहीं है। हमारे पास इलाज की अब भी सुविधाएं नहीं है। तो सच बात यह है कि इस चुनाव में हो सकता है बहुमत मिल जाए, आप जीत जाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि बहुमत का आधार इस देश का विकास नहीं है। विकास होता तो आज डॉलर के सामने रुपया लगातार 3 गुने का फर्क आ चुका है, 3 गुने से ज्यादा का। तो विकास का कोई मतलब ही नहीं है। हम कोई ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनने जा रहे। हाँ, जो धर्मांधता की बात है, अभी भी लोगों की पट्टी शायद न खुली हो, शायद बहुमत मिल जाए, मैं उस पर बहस नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ थोड़ी सा दुख और निराशा मेरे अंदर है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मौली जी। राघवेंद्र राजू, बहुत आपका धन्यवाद। शैलेश सिंह, कुंवर जपेंद्र सिंह, आप सभी का बहुत धन्यवाद। उन दर्शकों का बहुत धन्यवाद जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को देखते हैं। मेरी हाथ जोड़कर अपील है आप देशवासियों से कि इस चुनाव में जो भी अपना प्रतिनिधि चुनिएगा, जात पात धर्म, हिंदू मुस्लिम, इससे हटकर अपने भविष्य के लिए दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई अगर है तो इन मुद्दों पर आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।